हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब जा, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है। क्यों हंस रहे भाई? राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है गांधी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। आता हूं, जो लोग कहते हैं कि नोटबंदी के बाद किसानों को बहुत परेशानी हुई, यहां बैठे हुए लोगों से मैं चुनौती देता हूं, जिसको भी कहना है आप अपने मंच पर मुझे बुलाइए, मैं नोटबंदी के बाद बहस करने के लिए तैयार हूं, किसान हूं। मुझे तो केवल अपने पार्टी में जिसमें मैं काम करता हूं उस अध्यक्ष से केवल अनुमति लेनी होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमको बुलाए हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लोग बुलाए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बुलाए हैं नोटबंदी पर बहस करने के लिए। मैं किसान हूं, मैं जानता हूं। अध्यक्ष जी, 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। 8 नवंबर के पहले 22 अक्टूबर से दलहन की खेती रबी की शुरू हो जाती है और वो 30 अक्टूबर या 2 नवंबर तक समाप्त हो जाती है दलहन और तिलहन की खेती। 45% रबी में दलहन और तिलहन की खेती होती है। यहाँ किसान लोग बैठे हैं, क्यों? हुक्म दे भाई। 45% खेती और दलहन की और तिलहन की होती है। 45% खत्म, खेती हो गई। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ। गेहूं की खेती मौसम के अनुकूलता के कारण से सिंचाई करके नहीं करनी पड़ी जहां गेहूं की खेती होती है। ऐसे केरल की खेती, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की अलग अलग तरह की खेती है, वहां दोनों फसल धान की होती है। हमारे यहाँ एक फसल धान की होती है, गेहूं की होती है, चना की, सरसों की, आलू की, अलग अलग तरह की खेती होती है। 8 नवंबर को घोषणा हुआ, गेहूं की फसल बुआई शुरू हुई। जब मुंह से भाप निकलते हैं, थोड़े ठंडी होने लगती है तो गेहूं की बुआई शुरू होती है। गेहूं की बुआई शुरू हुई, गेहूं की बुआई हो गई, अब सिंचाई हो रहा है। सिंचाई हो रहा है, सिंचाई सोलर से हो रहे हैं, नहर से हो रहे हैं, बिजली से हो रहा है। उसकी प्रतिशत आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। महेश जी ने कुछ बात को उद्धृत किया। आप बताइए अध्यक्ष जी, किसानों को जब नोटबंदी के बाद अगर तकलीफ थे तो रबी का रकबा खेती का कैसे बढ़ गया? दलहन का रकबा कैसे बढ़ गया? तिलहन का रकबा कैसे बढ़ गया? गेहूं का रकबा कैसे बढ़ गया? आलू का रकबा कैसे बढ़ गया? लहसुन का, प्याज का रकबा कैसे बढ़ गया? इसीलिए मैं अध्यक्ष जी कहता हूं कि किसान केवल किताब में मत पढ़ो, खेत खलिहान और मेड़ पर भी जाकर देखो किसानी कैसे होती है। और नहीं तो बीरेंद्र सिंह मस्त से पूछ लो, बता देगा वो। उसके लिए फीस नहीं लेगा, मैं प्रधानमंत्री जी से अनुमति ले लूंगा, इनको सिखा दूं किसानी, तो कहेंगे बता दो भाई, तो ये अनुमति दे देंगे। अध्यक्ष जी, हम कहां तक किसानी के बारे में सोचते हैं? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष जी, वो कालीन का क्षेत्र है। 10,000 करोड़ रुपए के कालीन का निर्यात होता है। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी कालीन का निर्माण होता है। वो बनारसी साड़ी बनती है रेशम से। कालीन बनता है अध्यक्ष जी ऊन से। हम लोग जितने लोग ऊन पहने हैं, वो भेड़ के बाल के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं होती है जिससे ऊन बनते हैं। भेड़ के बाल से ही ऊन बनता है और कोई चीज नहीं। रेशम बनते हैं रेशम पैदा करने वाले किसानों से। अभी तक हम कालीन के उत्पादन में 20,000 करोड़ रुपए के कालीन का निर्यात होता है दुनिया के दूसरे देश में। अभी तक हम कालीन के बारे में चिंता करते थे अध्यक्ष जी, तो बुनकरों की चिंता करते थे, आयातक की चिंता करते थे, निर्यातक की चिंता करते थे। पहली बार इस सवाल को मैंने उठाया कि आखिर कालीन बनता है, ऊन के कपड़े बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल कौन बनाता है? उसका रॉ मटेरियल पैदा करता है भेड़ पालक किसान, भेड़ पालन करने वाले किसान। मैंने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मीटिंग में मैंने कहा कि हम बुनकरों की चिंता करें, निर्यातक की चिंता करें, आयातक की चिंता करें, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल पैदा करता है भेड़ पालक किसानों की भी चिंता हमको जरूर करना चाहिए और उसके प्रोत्साहन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी भारत सरकार भेड़ पालक किसानों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। रेशम, भारी मात्रा में रेशम का तस्करी हो रहा है।
रेशम पालक किसानों के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। अध्यक्ष जी, हम वहां तक सोचते हैं, हमने दलहन की बात बताई, हम भेड़ पालक किसान की बात बताई, हमने रेशम पालक किसान की मुद्रा योजना से, मुद्रा योजना शुरू हुई है। कारीगर जो गांव में काम करते हैं वो पुश्तैनी काम करते हैं, बढ़ई काम करता है लकड़ी का, लोहार काम करता है लोहा का, बारी काम करता है पत्तल का, धोबी काम करता है कपड़ा का, नाई काम करता है बाल सैलून का। ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले कारीगरों को मुद्रा योजना से पैसा मिले हैं और उसने अपने छोटे काम को विस्तृत योजना, अपने काम के विस्तार दिया है और विस्तार को आगे बढ़ाया है। ये नहीं समझ सकते क्योंकि वहां उनकी चिंता नहीं है, वहां उनकी चिंता वहां रहती है, ये नहीं समझ सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष जी कि राजनीति में संकट भरोसा क्यों पैदा हुआ है। हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, दिखता है कुछ। हमने भ्रष्टाचार के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब संग्राम छेड़ा नोटबंदी को, तो हमसे लोगों ने पूछा कि नोटबंदी से क्या हुआ। हम कहे नोटबंदी से तो बहुत लाभ हुआ। तो पूछे कि वीरेंद्र सिंह तुम्हारा क्या लाभ हुआ। हम कहें कि मेरा लाभ तो किसान का हुआ कि मेरे खेती के रकबे में बढ़ोतरी हो गई। जो खेती सिंचाई से करनी होती है अब सिंचाई नहीं करनी पड़ी, एक सिंचाई में गेहूं हो जाए। और सबसे बड़ा लाभ इस देश में हुआ अध्यक्ष जी, ये सदन सुनकर हैरान हो जाएगा, मेरे समझ से ये लोग नहीं सोच सकते हैं कि फिजूल खर्ची तो बिल्कुल बंद हो गई। और यह फैसला शास्त्र सम्मत हुआ अध्यक्ष जी। अपने शास्त्र ने हमको, हमारे शास्त्र से चलने वाली अपनी सनातन परंपरा ने हमें निर्देशित किया है कि भारत के समाज को अपव्यय नहीं होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, कृपण भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है नोटबंदी का, वो शास्त्र सम्मत है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, 1000 बार आपको मैं सलाम करता हूं। ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए, देश को सनातन परंपरा का शासन पक्ष की आप तस्वीर है। अध्यक्ष जी, काशी के प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। काशी एक तरह से पूरा देश है, दुनिया के देश के हर लोग रहते हैं, हम वहीं पढ़े। बहुत खुशी होगी इस सदन को, वहां एक परंपरा है, कुश्ती की परंपरा। मैं कुश्ती का खिलाड़ी, 134 व्यायामशाला, कुश्ती का व्यायामशाला प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और वहां जाकर देखिए, नौजवान पट्टे रोज वहां अभ्यास करते हैं। इनसे पूछिए कभी व्यायामशाला के बारे में सोचे हो? इनका काम है ही नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते। ये तो तैयार हैं। हम तो अध्यक्ष जी कभी फिल्म देखे नहीं है, पढ़ते समय भी कभी फिल्म नहीं देखा हूं, तो उससे कोई अब नफरत नहीं है। हेमा जी अन्यथा मत लीजिएगा, हमको फिल्म से कोई नफरत नहीं, लेकिन किसान हूं, मेरे मन में नहीं है फिल्म देखने का। लेकिन मैं देखा लखनऊ में 2 नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। हम गए थे एक दिन, किसानों के बारे में कुछ बात करनी थी लखनऊ में, तो हमसे लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है भाई, हम तो किसान हैं, हमको लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ये लोग, एक मैं छात्र जीवन में गीत, हमारे छात्र बिरला हॉस्टल में रहता था, गाते थे, हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब जाए, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए। ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट। राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है, क्यों हंस रहे भाई? राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है गांधी से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत सरकार के मंत्री महेश जी ने दिया, मैं उनका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारा देश प्राचीन देश है, उसकी आदर्श सभ्यता, आदर्श संस्कृति, आदर्श परंपरा और उसकी श्रेष्ठता दुनिया में सबसे सर्वमान्य व्यवस्था का हिस्सा है। और वही हमारी सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा हमें प्रेरणा देती है अध्यक्ष जी। हम दुनिया को परिवार मानते हैं, दुनिया को बाजार मानने वाले लोग हमें तरह तरह के दायरे में
प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि सनातन